सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो आंसर होगा 22वां संस्करण। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ये इसका 22वां संस्करण है। अभी 20 नवंबर को ये शुरू हुआ जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, 22वां संस्करण से आपको याद आएगा अभी सन कौन सा चल रहा है, 2022। अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसका भी कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण, जिसमें आपको याद होगा भारत ने कितने गोल्ड जीते थे, 22 गोल्ड जीते थे। बाकी यहाँ बात करें ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हुआ, कतर दोहा में। और ये पहली बार है जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। और इसका मैस्कॉट क्या है, शुभंकर लाइब। और यहाँ पे जो फुटबॉल इस्तेमाल होगी उसे अदिदास ने बनाया है और इस फुटबॉल का नाम रखा है रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। तो इतना तो आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी अगर आपसे पूछे कि अगले वाले 2026 वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और अगर आपसे पूछे कि पहला फीफा वर्ल्ड कप ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, जिसको उरुग्वे ने जीता था। और पिछला वाला यानी कि 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था रशिया में, जिसको फ्रांस ने जीता था। आपको वैसे याद होगा अभी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये भारत में हुआ अभी, जिसका शुभंकर था ईभा। और इसको जीत लिया स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके। अच्छा, वैसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, डूरंड कप है। और अभी 2022 में जो डूरंड कप हुआ था ये इसका 131वां संस्करण था, जिसको किसने जीता, बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। इसी तरह से एक फुटबॉल टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी, अभी जो हुआ था वो 75वां था। इसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद है अगले साल 2023 में AFC एशियन कप, AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये कहाँ पे होंगे, ये कतर में होंगे। और अभी फुटबॉल फॉर ऑल अभियान को किसने शुरू किया था, उड़ीसा ने। उसके अलावा अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना, सुनील छेत्री को। और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है मनीषा कल्याण को। और बाइचिंग बूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, कहाँ पे, नामची सिक्किम में। उसके अलावा याद रखना अगले साल 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अभी हमने पढ़ा था उसका मैस्कॉट जारी कर दिया गया, शुभंकर क्या है, तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है, याद आया आपको। और अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए चीफ बने हैं कल्याण चौबे। वैसे अगर फीफा की बात करते हैं, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। तो इस प्रश्न में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिए, फिर से ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में किसे 2022 के जेसीबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा खालिद जावेद को। तो प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार है खालिद जावेद, जिनको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए चुना गया है। ये उपन्यास एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की 50 सालों की कहानी बयां करता है। बाकी खालिद जावेद की बात करें तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और इस पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि मिली उन्हें, 25 लाख रुपए मिली। बाकी साहित्य का नाम याद आते ही आपको याद आना चाहिए, इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का किसे मिला, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को मिला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला था, तो ये एक तेलुगु लेखक हैं और अभिनेता भी हैं, नाम है तनिकेला भरणी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में बात करते हैं तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। अच्छा, साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे आप कहते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 56वां और 57वां किसे मिला था, 56वां मिला था नीलमणि फूकन को और 57वां मिला था दामोदर माउजो को। अच्छा, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो आंसर होगा जी शंकर कुरुप को, मलयालम साहित्य के लिए मिला था। और एक और अच्छा प्रश्न आपके यहाँ पे बनेगा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है,
और ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। और ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसके अलावा 20-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक पार्ट से होते हैं। फर्स्ट वाली शीट अगर आप देखते होंगे, वैसे तो 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस 10 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट इतने ऐड हो जाते हैं कि आप काउंट करके देखोगे तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप स्टैटिक पार्ट के कवर कर लेते हो। सही कह रहा हूं? तो वहां पे ये क्वेश्चन हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो कितनी भाषाओं में? तो आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो उन 22 में तो मिलता ही है, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी, यानी कि टोटल 24 आप कह सकते हो। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भाषाओं में दिया जाता है। और साहित्य से ही आपको याद होगा कि भारत को सबसे पहले साहित्य में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था ना 1913 में गीतांजलि के लिए, याद आया। बाकी अभी आपको याद होगा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला। 31वां व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को महाबली के लिए। और 31वां सरस्वती सम्मान मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा, अच्छे से याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया है। तो पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ मृत्यु दर आकलन डेटा एकत्र करने में यह ढांचा मददगार होगा। आपको बता दूं, भारत जो है विश्व के एशियाई हाथियों की आबादी का 2/3 से ज्यादा का आवास है। आप जानते हो वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं? जिस दिन विश्व युवा दिवस मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। और अभी एशिया का सबसे लंबे दांतों वाले हाथी का निधन हो गया। उसका नाम क्या था? भोगेश्वर था। कहां पे निधन हुआ? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, अभी एक नया एलिफेंट रिजर्व बना है जिसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। तो बताओ ये उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का है और भारत का कौन से नंबर का एलिफेंट रिजर्व है? बाकी भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल ये आपका खुला है मथुरा में। बात देखो यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। और आपको याद है अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार हुआ था, चेन्नई में हुआ था। उसको किसने जीता था? उज्बेकिस्तान ने। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है, जिनकी आत्मकथा है उंग लिल ओरुवन। और गवर्नर कौन है? RN रवि है। अच्छा, तमिलनाडु के एक बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं, नाम है उनका अचंता शरत कमल। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 उनको मिला है। उसके अलावा अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा था। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। अभी सिलेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और इस अभ्यारण्य का नाम क्या होगा? कडावुर सिलेंडर लॉरेस अभ्यारण्य। अभी तमिलनाडु ने ही पुधुमाई पेन योजना को शुरू किया है। उसके अलावा तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। और वैसे आप जानते हो ना, सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा। याद रखना, तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी है, जिसे अभी TX2 अवार्ड मिला था बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए। वैसे तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम है। और याद रखना, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तमिलनाडु से संबंधित, याद रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे फिर से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है? तो आंसर होगा कासिम जोमार्ट टोकायव। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायोव, इनको एक बार फिर से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। वे 2019 में जब कजाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट बने थे।
और अभी मैं आपको बता दूं कि 2022 में ही कजाकिस्तान के संविधान में एक संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया और अब से केवल एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है अब से। और आप जानते हो अभी स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी नताशा मूसर, ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने थे लूला डी सिल्वा और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। वैसे कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी, फिर वापस अस्ताना कर दी गई। करेंसी है तेंगे। और कजाकिस्तान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? काजिंद एक्सरसाइज करते हैं। कजाकिस्तान ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दलाई लामा को। तो एक एनजीओ है गांधी मंडेला फाउंडेशन, इसने भी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार है ये 2019 का है, पर कोविड-19 के कारण नहीं दे पाए थे, तो अब 2022 में दिया गया। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया है। और शांति पुरस्कार से आपको याद आएगा अभी यूनेस्को पीस प्राइज मिला था किसे? जर्मनी की जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उनको। और एंजेला मर्केल को अभी नॉनसेन पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखना। और नोबेल शांति पुरस्कार 2022 ये किसे किसे मिला? एक व्यक्ति है और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। व्यक्ति हैं बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की, और एक रशिया का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को मिला था। और वैसे अभी आपको याद होगा दलाई लामा को अभी किस राज्य ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया? तो आंसर होगा लद्दाख ने। और दलाई लामा ने एक बुक लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। उसके अलावा एक और बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसको दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने मिलकर लिखा है। वैसे दलाई लामा की बायोग्राफी भी है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा है तेंजिंग गेये टेथोंग ने। अच्छा, अभी असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला था? रतन टाटा जी को, असम वैभव जिसको बोलते हैं। और रतन टाटा जी की बायोग्राफी का नाम क्या है? रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। अच्छा, यहाँ पे शांति पुरस्कार से एक नाम मुझे याद आता है, चलो मैं आप ही से पूछूंगा। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? साइमन सेबॉग ने। ब्रिटिश इतिहासकार हैं साइमन सेबॉग, जिन्होंने अभी ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि विभिन्न और प्रसिद्ध परिवारों की कहानियों से मानवता कैसे विकसित हुई। और आपने पढ़ा है फ्रांसीसी लेखक हैं ये रेने नाबा, जिन्होंने भी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक को लिखा। बॉब डायलिन की बात करें, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ये बुक लिखी है इन्होंने। और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच थे सोजर्ट मरिज ने, अभी विल पावर नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये सारे नाम न्यूज़ में थे, अभी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 नवंबर को। तो हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, समावेशन हर बच्चे के लिए। और इसी तरह से आपको याद होगा पहली बार हम मनाने जा रहे हैं वीर बाल दिवस को, कब? 26 दिसंबर को। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। याद होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखो नवंबर में कौन कौन से दिन हम मना चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर को आपने वर्ल्ड वेगन डे मनाया। 3 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है। और 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे होता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस होता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, और 10 नवंबर को ही उड़ीसा ने बाजरा दिवस मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस,
12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 12 नवंबर को ही लोक प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे मनाया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया। फिर 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे। 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया था। 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया। तो नवंबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी 19 और 20 नवंबर 2022 को हैदराबाद में भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग का आयोजन किया गया। इसमें 22 इलेक्ट्रिक रेसिंग कार्स ने पार्टिसिपेट किया और अगले साल यानी कि फरवरी 2023 में हैदराबाद में ही भारत की पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह से हम लोगों ने एक और प्रश्न पढ़ा था कि 2023 में जो भारत है ये होस्ट करेगा मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। कहाँ पे होगा? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, कार रेसिंग की बात चल रही है तो मैक्स वर्स्टपन का नाम आपको जरूर याद रखना है। रेड बुल के ये ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और अभी सेबेस्टियन वेटेल का नाम भी ध्यान रख लेना, अभी संन्यास की घोषणा कर दी है इन्होंने। अब ये हैदराबाद में हुई तो हैदराबाद से आपको याद आएगा भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में ही। और यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। अभी देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में ही। हैदराबाद में ही आपको स्टेचू ऑफ इक्वलिटी मिलेगी। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टेचू है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में स्टेचू है जिसकी ऊंचाई है 216 फीट। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो कुछ मत बोलो, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? तो आंसर होगा नेपाल ने। अभी नेपाल में 20 नवंबर को चुनाव थे और उसी मौके पर नेपाल के चुनाव आयोग ने भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया था। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है वहाँ पे होती है प्रतिनिधि सभा जो कि निचला सदन है, और ऊपरी सभा को कहते हैं राष्ट्र सभा। बाकी हमारे ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्थापना होती है इसकी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को इसीलिए तो आप लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। वैसे तो 25 जनवरी को एक और दिन होता है, नेशनल टूरिज्म डे। और आपको तो याद होगा अभी हमारे एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं। देखो, इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक तो अभी बन गए जिनका नाम क्या है? अरुण गोयल। एक पहले से थे, उनका नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे? सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन रही? VS रमा देवी। निर्वाचन आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? 324 में। अच्छा, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। काठमांडू में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? सार्क का। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण होती है। याद रखना, भारत की UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल ही है। वैसे महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अब आप लोग मुझे बता दो, नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। तो हम बात कर रहे हैं एयर फेस्ट 2022 की। यह भी 19 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसका उद्देश्य क्या है?
वायुसेना में शामिल होने के लिए युवाओं को आकर्षित करना। और नागपुर से आपको याद होगा, अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नागपुर में। और अभी सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये बना है नागपुर में, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और इससे पहले नितिन गडकरी जी और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अभी उन्होंने भारत की पहली प्राइवेट LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया था नागपुर में ही। और वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी नवंबर में किस देश में CITES COP19 की बैठक का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा पनामा में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ एक बार फिर से याद दिला दूँ, सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।